हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आज वेक्टर वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। साउंड एक बार चेक कर लेते हैं, साउंड कैसा आ रहा है? साउंड क्लियर है या नहीं है? ठीक है, साउंड क्लियर, ओके। तो वेक्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लासों में थोड़ा बहुत बताया था, फिर से स्टार्ट मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले स्टार्ट होगा फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या है क्वांटिटीज़, ठीक है। क्वांटिटीज़ का मतलब अमाउंट, ठीक है। और उस अमाउंट को डिवाइड करा गया है और उसको दो पार्टों में डिवाइड करा गया है, और वही डिवीज़न हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। जैसे मान लो फर्स्ट में क्या करा गया है कि स्केलर, दूसरे में वेक्टर, यही हम लोग को पढ़ना है पूरे चैप्टर्स में। स्केलर्स और वेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होते हैं, क्वांटिटीज़ का मतलब है, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अमाउंट। जैसे आप मान लो कि शॉप पे जाते हो, कुछ भी लेते हो, ठीक है, जैसे चीनी लेते हो या चावल लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आपको अमाउंट बताना पड़ता है कि कितना अमाउंट, ठीक है। वैसे ही आप अगर फोर्स की बातें करते हो तो कितने न्यूटन फोर्स, तो वो जो कितना है दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वो दो टाइप के क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटीज़, राइट, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। आपको स्केलर्स वैसे क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर वैसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब है कि मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपसे मैं बात करूं 5 kg क्या है? डायमेंशंस। और ये क्या है? 5 इज मैग्नीट्यूड। तो कोई भी क्वांटिटीज़ होगा वो डायमेंशंस के साथ होगा कि भाई 5 kg, तो ये टोटल क्या है? 5 क्या है? 5 इज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। kg तो डायमेंशंस है, kg तो आएगा, ठीक है, पर 5 kg में डायरेक्शंस नहीं आएगा, ठीक है, और फर्दर कुछ नहीं आएगा। तो स्केलर वैसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है। वैसे क्वांटिटीज़ जिनके पास जिनके पास ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। डायरेक्शंस की कोई बातें ना हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख भी सकते हो कि नो डायरेक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपका घर, जैसे आप पढ़ने जाते हो, स्कूलों में जाते हो, कोचिंग में आते हो, कोचिंग से घर, जो कोचिंग से घर है वो आप बोलोगे ये हमारा इतना डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मान लो यहाँ पे एनआईटीएन क्लासेस है, एनआईटीएन क्लासेस, यहाँ पे आपका घर है। अब आप देखो कि जरूरी है क्या कि रोड डायरेक्ट सीधा हो? नहीं, आपको ऐसे कैसे भी रोड हो सकता है,
ठीक है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं है वो डिस्टेंस में, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कि डिस्टेंस का मतलब है कि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड की बातें हो रही हैं, ठीक है, कि कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर विदाउट डायरेक्शंस, ठीक है। तो आप डिस्टेंस बोल सकते हो। उसके बाद आप स्पीड बोल सकते हो। स्पीड होता है, अगर स्पीड देखो तो क्या होता है स्पीड? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है? टाइम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। देन स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम भी अपना क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों टाइम? ऐसा तो नहीं बोलते हो कि 5 सेकेंड्स नॉर्थ डायरेक्शंस में, ऐसे तो नहीं बातें करते हो, ठीक है। ऐसे तो नहीं बात करते हो कि जैसे डिस्टेंस में अगर डायरेक्शंस दोगे तो फिर वो वेक्टर में चला जाता है, तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी बातें नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और एनर्जी में आपको क्या है? एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं है। 5 जूल, 10 जूल। आप क्या करते हो? आप लंच कर रहे हो, लंच आपका जैसे मान लो 10 जूल का है, तो 10 जूल आपने एनर्जी ले लिया, ठीक है। अब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है 10 जूल का। हो सकता है कि चावल से आया, हो सकता है दाल से आया, कैसे भी आया, वो उससे मतलब हमें नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी और भी वो सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वेक्टर में देखिए, वेक्टर क्या है? अब वेक्टर ये है कि वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड होगा, ये कंफर्म है। क्वांटिटी अगर है तो मैग्नीट्यूड है, ये कंफर्म है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है और एज वेल डायरेक्शंस भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों रहे, मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शंस भी रहे। देन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, जिनके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और उनके पास डायरेक्शंस भी हो। और आप देखो कि केवल मैग्नीट्यूड है तो ऑलरेडी वो कहाँ जा चुका है? स्केलर क्वांटिटीज में। तो स्केलर के साथ अगर डायरेक्शंस हो जाए तो वो चला जाता है वेक्टर में, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ी देर में अभी बात होगी डिस्प्लेसमेंट की, कि आपको घर जाना है, ठीक है, पर आपने डायरेक्शंस फीड कर दिया कि हाँ यहाँ से हमारा जो घर है वो नॉर्थ डायरेक्शंस में है, एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शंस में है। तो आपने डिफाइंड कर दिया कि आपका घर नॉर्थ में है, तो वो चला गया किस में? वेक्टर में, ठीक है। तो वो क्या होता है यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल में आप ले लोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, फोर्स हो जाएगा, ठीक। तो आप देखो कि अब इसे डिराइव करके देख लो। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी कैसे हो गया? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, आप पढ़ चुके हैं। और मास इंटू एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि इफ एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शंस होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो 10 न्यूटन फोर्स। 10 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है? ठीक है, आपको डायरेक्शंस उसके साथ बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम अगर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो कि आप तो जैसे फोर्स की बातें करो तो फोर्स खरीदते हैं हम लोग, पता है ना। फोर्स खरीदने का मतलब ये है कि फोर्स बाई करते हो। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि भाई हमारी गाड़ी फंसी हुई है, चलो, मैंने जैसे गाड़ी आपकी निकालनी है, गाड़ी आपकी फंसी हुई है रोड के किनारे, तो आप क्या करते हो? आप निकालने वाले से बोलते हो, ठीक है, जो भी जैसे जो भी गाड़ियाँ जो दूसरी गाड़ियाँ को निकालती हैं, तो उसे बोलते हो कि भाई चलो हमारी गाड़ी निकालो। तो आपकी गाड़ी फंसी हुई है, तो उसको आपको डायरेक्शन देना पड़ता है कि भाई गाड़ी को निकालना है, ठीक है ना, फंसाना नहीं है। जैसे मान लो कि गाड़ी निकालने आई रोड पे और उसने क्या कर दिया, दूसरे डायरेक्शन से गाड़ी को आपको कर दिया, यानी कि आपकी कार निकलनी थी, रोड पे आनी थी और कार चली गई बाहर। इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शंस भी आपको बताना है कि गाड़ी आपको कहाँ निकालना है, रोड पे लाना है, राइट। तो रोड पे लाना है, इसका मतलब है कि आपने उसको क्या दे दिया है,
फोर्स की डायरेक्शन दिया है। अगर डायरेक्शंस नहीं दोगे तो क्या होगा, वो आएगा कैसे भी गाड़ी को आपको इधर उधर कर देगा, ठीक है, गाड़ी निकलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स विदाउट डायरेक्शंस का पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई करा बोर्ड पे, तो जब भी बोर्ड पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसकी डायरेक्शंस है, और डायरेक्शंस किधर है, डायरेक्शंस जैसे मान लो कि हमने ऐसे फोर्स अप्लाई करा तो आपको दिख रहा है कि हाँ अंदर में फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको जैसे मान लो थप्पड़ लगाया जाए, तो थप्पड़ लगाया जाए तो उसकी डायरेक्शंस है कि हाँ आपको थप्पड़ लगाया गया तो उसी डायरेक्शन में आपको चोट लगी है, अब उसी डायरेक्शन में आपको हार्म हुआ है, ठीक है। तो वो डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो वैसे क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो, that type of quantity is called vector quantities, right? नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़े। वेक्टर के अदर भी टाइप्स हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, सम टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखा है। जैसे ये टाइप्स जो है बुकों में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लो बुकों में लिखा हुआ जीरो वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, प्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कुछ टाइप्स हैं वेक्टर के, ठीक है, नोट करिए आप इसको। हो गया। अब देखिए जीरो वेक्टर क्या है। तो पहला जीरो वेक्टर क्या है, यहां पे दिख रहा है क्या, इसको यहां पे लिखना चाहिए था। पहला क्या है, जीरो वेक्टर, सिंपल। जीरो वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको बोला जाता है जीरो वेक्टर्स। एक्चुअली जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलता है आपको, जीरो वेक्टर्स, यूनिटी वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, इस टाइप्स के लिखे हुए आपको मिलेंगे, तो आपको समझना होगा कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है, ये लैंग्वेज समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड जिसका जीरो है, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर्स, यूनिटी वेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स में जिनका मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड 1 है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, वो क्या है? यूनिट वेक्टर्स, राइट। उसके बाद से निगेटिव वेक्टर्स। वैसा वेक्टर्स, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, वैसा वेक्टर इसकी डायरेक्शंस क्या हो? उल्टा हो। जैसे मान लो ये वेक्टर है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स है, इसकी डायरेक्शन था नॉर्थ में, ठीक है, और नॉर्थ में डायरेक्शंस होने का मतलब ये है कि अगर निगेटिव वेक्टर है तो वो साउथ में हो गया है, क्योंकि डायरेक्शंस उल्टा होता है, राइट। तो निगेटिव वेक्टर का मतलब है कि उल्टा। जैसे 5 न्यूटन अगर नॉर्थ में है, ये वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर हो जाए तो ये निगेटिव वेक्टर कहलाता है। जैसे पहले ए वेक्टर था और निगेटिव में हो गया। जैसे मान लो कि एक वेक्टर था किधर, जैसे ऊपर था नॉर्थ में, एक वेक्टर था जैसे 10 न्यूटन फोर्स था, 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और कहाँ था? नॉर्थ में। तो जैसे निगेटिव वेक्टर हुआ तो वो डायरेक्शंस कहाँ चला गया है? नीचे, ठीक है। तो ये निगेटिव वेक्टर हो गया, राइट। तो नेगेटिव वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। अगर कोई पॉजिटिव वेक्टर ए वेक्टर है तो उसको नेगेटिव वेक्टर में केवल डायरेक्शंस चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यानी कि इसका मैं क्या लिखोगे, अगर लिखना हो तो इसमें लिखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शंस उल्टा हो। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे, अभी तो रिप्रेजेंटेशन में बताया नहीं, दूसरा ऐसे, आप समझ सकते हो कि उल्टा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो और क्या हो? डायरेक्शंस अपोजिट हो, अपोजिट हो, ठीक है। तो इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या है? देन आफ्टर इक्वल वेक्टर्स मिटा दे। बाकी इसको आपको जानना है क्योंकि ये क्वेश्चंस के लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, नोट करिए आप। देन आपको फिर से आगे बढ़ाते हैं हम। हो गया होगा, ठीक है, मिटाते हैं। पॉइंट लिखना ना भूलें, पॉइंट लिखते रहें क्योंकि यही सब बातें ज़रूरत पड़ेगी आपको। बाकी तो को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप, इक्वल वेक्टर, वैसे दो वेक्टर्स जिनका, इक्वल वेक्टर्स का मतलब वैसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शंस भी सेम हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। जैसे मान लो कि 5 न्यूटन कोई फोर्स लग रहा था किधर, नॉर्थ में, तो दूसरा भी 5 न्यूटन कहाँ लगना चाहिए, नॉर्थ में। तो ये है इक्वल वेक्टर, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम और दोनों की डायरेक्शन सेम, क्योंकि ये भी नॉर्थ में हो रहा है और ये भी नॉर्थ में हो रहा है, ठीक है। कोई वेक्टर ले लो, जैसे 10 न्यूटन ये ईस्ट में और ये भी 10 न्यूटन ईस्ट में, क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं? यस, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। आप ऐसे मत करना कि ये 10 न्यूटन ऐसे नॉर्थ में और ये 10 न्यूटन ईस्ट में और ये 10 न्यूटन नॉर्थ में। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि डायरेक्शंस इसके दोनों के अलग अलग हैं। इसके डायरेक्शन ईस्ट में है और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में है, ठीक है। भले ही मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शंस डिफरेंट, अलग अलग है, इसीलिए इसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, राइट। ये इक्वल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन
भी सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है कि जितना मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का होगा। जो डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर होगा वहीं सेकंड वाला वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट आप चलो तो ये पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, डायरेक्शंस तो सेम है पर मैग्नीट्यूड का पता नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब, पैरेलल का मतलब पहले समझो। एक वेक्टर ऐसे है, मान लो 10 न्यूटन का, दूसरा 5 न्यूटन का है, पर डायरेक्शन सेम है। जैसे आप भाग रहे हो, साथ में कोई और भाग रहा है रेस में, दोनों स्टेट भाग रहे हो, तो दोनों पैरेलली आप चल रहे हो, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शंस भी है और डायरेक्शन सेम है, ठीक है, पर मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं है। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि अगर पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड पर मुझे कमेंट नहीं करना है, जिनके केवल डायरेक्शंस सेम हो, ठीक है। फिर आप पूछोगे कि क्या 10 न्यूटन और 10 न्यूटन अगर फोर्स हो जाए, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, क्या वो पैरेलल वेक्टर्स हैं? यस, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। पर पैरेलल वेक्टर के साथ इक्वल वेक्टर्स भी है, ठीक है। तो उस टाइम पे दोनों है, ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड का सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। यानी कि मैग्नीट्यूड पे कमेंट क्या करें, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, राइट। और डायरेक्शन सेम होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। नोट करिए, कोप्लेनर वेक्टर, फिर ऊपर फिगर बनाना पड़ेगा हमें। यहां भी बना सकता हूं ना, देख लीजिए फिर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर आप देखिए क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है, ठीक है, जेड एक्सिस होता है। अब कोई भी बॉडी है, या तो 3D में होगा, 2D में तो पॉसिबल नहीं है, कुछ भी 2D में पॉसिबल नहीं है। एक पेपर है तो पेपर में भी 3D है, ठीक है, क्योंकि उसका विड्थ है, मोटाई है, जो आपको दिख नहीं रहा है। आपको लगता है कि वो 2D में है, पर 2D में नहीं है, वो 3D में है, ठीक है। तो अब प्लेन की बात है, जैसे ये प्लेन होता है, एक प्लेन, ठीक है, एक दूसरा प्लेन हो जाएगा, इधर प्लेन हो जाएगा, ठीक है, बाहर इसके साथ बाहर और एक्स के साथ एक ऐसे प्लेन हो जाएगा। तो कितना प्लेन हो गया, 1 2 3, यानी कि 3 प्लेन्स आपको मिलेंगे। तो ये 3 प्लेन्स हैं, ठीक है। अब कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है कि कोई भी वेक्टर किसी एक प्लेन में लाई करे, ठीक है, जब एक प्लेन में लाई करे तो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। जैसे 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स लाई इन अ सिंगल प्लेन, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो आप ऐसे फिगर बना लो, अगर शायद आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। अब आपको प्लेन समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत समझना कि डायरेक्शन सेम ऐसा ही हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, इस पे ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर प्लेन इसी प्लेन पे लाई कर रहा है वो। जैसे एक बाहर वाला प्लेन है, इस पे लाई कर रहा है, जैसे ऊपर वाले पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर सिंगल प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको बोलोगे आप कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। उसमें डायरेक्शंस की भी कोई बात नहीं है और मैग्नीट्यूड की भी कोई बातें नहीं है इसमें, यानी कि दोनों पे किसी पे कमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शंस सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, राइट। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको देखिए, एक तो है आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, सिंबॉलिक में है कि अगर मान लो कि एक वेक्टर ऐसा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और बोल्ड में लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ठीक है। जैसे पहले का, ये पहले का वर्ड्स है, जैसे पहले बुकों में ऐसे लिखना डिफिकल्ट होता था, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। तो किसी किसी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ बोल्ड में मिलेगा, या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिधर डायरेक्शन होगा उधर के साइड में ये एरो लगाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वर्ड्स है, एरो ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, भले ही किसी भी डायरेक्शंस में आपका वेक्टर हो, ठीक है। तो ये वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे, ठीक है। और ये वेक्टर है, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब सिंबॉलिक में अब स्केलर का कैसे करेंगे? स्केलर ऐसे करते हैं कि सिंपल ए लिखा रहा है, सिंपल, ये बोल्ड है, ये सिंपल है, ठीक है। या ये वेक्टर के साथ तो रहे पर इसमें नोड भी लगा रहे, ये नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा है, ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा है, जो ए वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड की बातें ये कर रहा है, इसलिए इसमें मोड लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है। और ये भी स्केलर है, या तो ये लिखा रहे या तो ये लिखा रहे, दोनों को क्या बोलोगे? स्केलर, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो कि कभी भी लिखा रहेगा, जैसे अब देखो, जैसे ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, सी वेक्टर ऐसे, तो आप समझ जाओगे कि जब भी ए वेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ए के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है, बी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है। पर अगर वही ऐसे लिखा रहे तो कभी ना वनली इसके पास क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ऐसे लिखा रहे तो आप समझेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिखा रहे तो आप समझेंगे कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों साथ है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं नोट कर लो, नोट करिए आप लोग, फिर मिटा के फिर से इसको आगे बढ़ें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर इसके बाद पढ़ाना है, थोड़ा सा ग्राफ बनाना है उसमें। नोट्स के लिए आप लोग मिल जाएगा, आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सही से समझिए फिजिक्स को कि कैसे फिजिक्स समझना है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाना है, ठीक है। क्योंकि सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ना तो ठीक है पर सॉल्व करने भी आपको आना चाहिए। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये जो है, ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को एरो से, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, एरो से ऐसे रिप्रेजेंट
हम लोग कर लेते हैं। इसको बोला जाता है टेल और इसको बोला जाता है हेड, राइट। ये वेक्टर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एरो इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ है, इसको, ये लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी लेंथ ऑफ एरो क्या देता है आपको, आइडिया देता है मैग्नीट्यूड का, कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो कि आपको कहीं दिया रहे एरो, ऐसे दिया रहे, तो इसका पता इससे चलेगा कि कितना मैग्नीट्यूड है, जितना लंबा एरो रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर का, ठीक है। हेड क्या बताएगा, ये आपको डायरेक्शन का आइडिया देगा, ठीक है। तो एरो का हेड डायरेक्शन बताएगा और इसका लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगा। तो आपको आइडिया देगा कि किसी भी एरो के लेंथ जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड का आइडिया देता है और जो हेड होता है वो डायरेक्शंस का आइडिया देता है, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखते रहना, ठीक है। नोट करो इसको। हो गया। लेंथ ऑफ एरो शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि जो लेंथ है एरो का वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बातें होंगी और इसकी जो हेड है वो डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई वेक्टर है ऐसे 1 2 3 4 5, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ और ये वेस्ट, राइट। 1 2 3 4 5 एक ऐसा एरो है जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो इस एरो को कैसे लिखोगे, कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या है, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, कितने लोग बोलेंगे कि 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो 5, क्या 5 यूनिट आंसर सही है, ठीक है। क्या 5 यूनिट क्या आंसर सही है, आई थिंक नो। क्यों नहीं सही है, क्योंकि 5 यूनिट किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है, ठीक है। आपसे बोला गया कि 5 यूनिट कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 5 यूनिट, ऐसे भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट के साथ आपको लिखना पड़ेगा। 5 यूनिट कहाँ, 5 यूनिट कहाँ, टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 5 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। वैसा ही मान लो, वैसे ऐसे लिखा रहे, लिख लो 2-3 एग्जाम्पल ऐसे। क्वेश्चंस तुम करोगे अभी, पहला 1 2 3 4 ऐसे फटाफट करो। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तुम अलग अलग फिगर बना सकते हो। फर्स्ट के लिए अलग फिगर बना लो, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, और नाम लिख लो कि कितना यूनिट किधर है। फटाफट करो सॉल्व।
हो गया? हो गया तो क्या होगा आंसर बताया जाए। इसको लिखोगे 1 2 3 कितना 3 यूनिट वाला हो जाएगा 3 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ। इसको क्या लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 यूनिट्स 4 यूनिट टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, और इसको क्या लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, ऐसे आपको आंसर आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। डस्टर का याद आता है। ऐसा वेक्टर हो तो ऐसा वेक्टर हो, ऐसा वेक्टर हो, मान लो 5 यूनिट, तो इसको क्या लिखोगे? ये 30 डिग्री क्या लिखोगे? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। बताओ कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखे हम 5 यूनिट, केवल 5 यूनिट लिखने से ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 यूनिट तो आप नहीं, 5 यूनिट के अलावा भी लिखना पड़ेगा। 5 यूनिट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक बार पूरा लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा पूरा। उसके बाद से ऐसे लिख सकते हो 5 यूनिट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 यूनिट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 यूनिट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखोगे आप? बताओ, सोचो, बताना है आपको क्या लिखना है। आप देखो 5 यूनिट तो सब में है, पहला भी, दूसरा भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, सब में 5 है। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अब इस पे ध्यान देना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, पहला कैसा लग रहा है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, राइट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, यानी कि पहला सही है। ठीक है, दूसरा 5 यूनिट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टोटल कितना होता है? टोटल 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं बोल सकते आप, क्यों? क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इधर वेक्टर है कोई, ये बोल रहा है, इसको बोल रहा है, वो इसको नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये गलत। ठीक है, रॉन्ग हो गया। थर्ड नंबर 5 यूनिट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में 60 डिग्री, यस। यानी कि देखो 60 इधर से भी काउंट कर सकते हो, 60 डिग्री ये है, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के ईस्ट के तरफ, यानी कि इधर आ रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, 60 डिग्री, यानी कि थर्ड नंबर सही है। फिफ्थ नंबर गलत है, क्योंकि 5 यूनिट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि उल्टा बोल रहे हो, गलत है। फिर से समझिए आप इसको, 5 यूनिट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ के तरफ, तो ईस्ट के से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट पे पेन रखो, नॉर्थ पे ऐसे घुमाओ, इसका मतलब है कि कितना डिग्री आया? 30 डिग्री, यानी कि राइट है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री थोड़ी ना ऐसे घूम रहा है, ये तो 60 डिग्री घूम रहा है, यानी कि इसीलिए ये गलत है। वैसा ही इसको घुमाओ, वैसा ही फोर्थ नंबर को घुमाओगे। ठीक है, नोट करो।
जिन्होंने नोट कर लिए उनके लिए क्वेश्चंस, अभी करना है क्वेश्चंस, बैठ के करते रहिए। 37 डिग्री, ये है 37 डिग्री और ये है 10 यूनिट, बताया जाए। ये है कितना ईस्ट और ये है साउथ। बताओ फटाफट बताओ क्या क्या आंसर हो सकता है इसका, कैसे कैसे लिखा हो सकता है। जिनको ये दिख रहा है वो सॉल्व करेंगे, अगर वो नोट कर लिए होंगे तो ये सॉल्व करेंगे। सॉल्व करूं मैं? देखो 37 डिग्री है किधर से, साउथ से ईस्ट की तरफ, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 10 यूनिट, ठीक है। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ है ना, ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब ये है कि साउथ से ईस्ट के तरफ, साउथ से ईस्ट के तरफ कितना डिग्री, तो 37 डिग्री, तो 37 डिग्री, ठीक है। तो आंसर ये है। बाकी आप इधर से भी सोच सकते हो, कोई बोलता है कि नहीं हमें तो ऐसे नहीं लिखना है, हमें ऐसे लिखना है 10 यूनिट 90 माइनस 37 डिग्री, ओके, साउथ ऑफ ईस्ट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब वही डायरेक्शंस आपको मिलेगा, ये वाला डायरेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ें। लिख लिए? आगे बढ़ा जाए। उसके बाद से डाउट आप देखिए क्या है, फिर से एग्जाम्पल कि ऐसे है 45 डिग्री, ये है 2 यूनिट, क्या लिखें बताओ, कैसे लिखा जाए इसको। ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, तो इसके लिखने का तरीका ये है कि ऐसे लिखा जाए 2 यूनिट, ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या इधर से भी काउंट करोगे तो उतना ही आएगा, 2 यूनिट 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, पर इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसे ऐसे लिखा जाता है 2 यूनिट नॉर्थ ईस्ट, बस नॉर्थ ईस्ट, एनी नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के पूरा इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे जो जाएगा उसी को बोला जाएगा 2 यूनिट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस में आएगा तो वो लिखा रहता है कार इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा जो कार मूव हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में, यानी कि 45 डिग्री एंगल पे वो मूव हो रहा है। तो आपको एंगल दिखेगा नहीं, जैसे ये लिखेगा 2 यूनिट नॉर्थ ईस्ट, तो आपको समझना होगा कि ये ईस्ट से 45 डिग्री पे या नॉर्थ से 45 डिग्री पे कोई वेक्टर है, जो कोई वेक्टर है वहाँ पे फॉलो हो रहा है, यानी कोई कार या कोई भी पार्टिकल है जो फॉलो कर रहा है इस ट्रैक को, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो ये बुकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बाकी ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको बुकों में मिलेगा। तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट लिखा रहा है, कितने लोग सोच रहे होंगे ऐसे लिखा रहा है ईस्ट नॉर्थ, तो क्या दिक्कत है, ये दोनों सही है, ये भी दोनों सही है, दोनों लिखा हुआ मिलेगा। तो कभी भी 45 डिग्री पे जैसे भी आपको बोला जाता है कि साउथ वेस्ट कैसे बनाओगे, कोई 5 यूनिट साउथ वेस्ट, तो आप समझ लो कि साउथ वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट एंगल 45 डिग्री, आंख बंद करके 5 यूनिट साउथ वेस्ट, हो गया खत्म, ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट आप वेक्टरों को कर सकते हो, ठीक है।
होमवर्क करना ऐसे, चलो या होमवर्क मैं दे दूँगा, वैसे शेयर कर दूँगा होमवर्क, ठीक है। मिटाया जाए। चलिए अब समझिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होगा? जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ठीक है। चलो पहले ऐसे, मतलब ऐसे लो, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। इनके बीच का एंगल 30 डिग्री दिया, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। पर मैं अगर बोलता हूँ कि ऐसा है एक वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा है 120 डिग्री, तो आप बोलोगे क्या कि जो ए वेक्टर होगा वो बी वेक्टर से एंगल 120 डिग्री का होगा? नहीं। वेक्टर निकालने का एक वे है कि कैसे कोई भी दो वेक्टरों का के बीच का एंगल निकालेंगे, तो उस वे को सीखिए कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि आप गड़बड़ कर दोगे, जैसे आप देखें तो आप गड़बड़ कर लोगे ये कि ये वेक्टर बी वेक्टर आपको दिख रहा है कि बस 120 डिग्री है, पर इधर भी तो दिख रहा है कोई एंगल, यहाँ पे 30 डिग्री है पर इधर भी तो एंगल दिख रहा है, राइट। आप बोलोगे नहीं स्मॉलर एंगल ले लेंगे, तो स्मॉलर एंगल लोगे तो ये तो स्मॉलर एंगल है 120 होगा, तो ये 240 डिग्री होगा, क्योंकि 360 में से माइनस करोगे 120 तो मिलेगा 240 डिग्री। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला बड़ा है और ये वाला 240 है, ये 120 है, तो 120 आप कहोगे 120 से आंसर सही है। तो इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे एंगल निकालेंगे दो वेक्टरों के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कैसे स्टेप। दो वेक्टर, पहला वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे, कहीं भी वेक्टर हो सकता है और वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग जो वेक्टर का होता है वो कैसे भी वेक्टर का शिफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो शिफ्टिंग करने का मतलब है, अच्छा टाइम आ गया है 10 मिनट्स और हमारे पास बचा हुआ है। तो ये वेक्टर्स है, ठीक है। इस वेक्टर का शिफ्टिंग कैसे भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि कैसे भी करने का मतलब है कि जैसे देखो, इस वेक्टर को उठाओ, ऐसे ले जाओ, 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 ऐसे ले जाओ। इस वेक्टर का ऐसा ही शिफ्ट कर सकते हो आप। इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते हो, जैसे ऐसे लेके गए ऐसे घुमा दिए। रोटेट नहीं कर सकते आप, ऐसे रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आप जैसे पेन रखे हैं आपने ऐसे, वैसे ही वेक्टर को उठा के ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पे तुमको ज़रूरत है वहाँ पे उठा कर ले जाओ और आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। तो आप फ्री हो किसी भी वेक्टर को, ठीक है, एक प्लेन पे शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और जैसे आप इधर उधर कर लिए, आपने रोटेट कर दिए थोड़ा सा भी, तो वो वेक्टर गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। तो आप ऐसे वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो। तो शिफ्टिंग सीख लो, ठीक है। जैसे इस वेक्टर को शिफ्ट करना है, कहीं भी लेके जाना है इसको, तो इसको उठाओ लेके जाओ कहीं, पर ये ध्यान रहे कि क्या होना चाहिए, डायरेक्शंस चेंज नहीं होना चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए, रोटेशंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर था, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या कहता है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहता है कि ये टेल है और ये हेड है, ठीक है, ये हेड है, ठीक है, ये टेल और ये हेड। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहता है कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाओ। तो मिलाओगे कैसे? शिफ्टिंग करना पड़ेगा। शिफ्टिंग कैसे करोगे? अभी मैंने सिखाया है, जैसे ये है वैसा ही लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहला वेक्टर ए वेक्टर ऐसा ही रहने दो, बी वेक्टर को लाओ और टेल से टेल को मिलाओ, तो ऐसा ही मिलेगा। देखो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में दो एंगल बनेगा, एक स्मॉलर एंगल बनेगा और एक
कैपिटल बिगर एंगल बनेगा, यानी बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। तो जो स्मॉलर एंगल होगा, ये स्मॉलर एंगल यही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। स्मॉलर एंगल between two vectors is called angle between two vectors, ठीक है। पर ये ध्यान रहे कि स्मॉलर एंगल के लिए पहला स्टेप क्या किए हैं, ठीक है, ज्वाइन टेल टू टेल, ठीक है। पहला स्टेप है ये, पहले ज्वाइन करो क्या, टेल टू टेल, देन गो टू दैट स्टेप, ठीक है। पहले ज्वाइन करोगे टेल से टेल, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए हमने बोला आपको कि शिफ्टिंग कर सकते हो, शिफ्टिंग ऐसे कर सकते हो कि आपका रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब ज्वाइन करोगे आप, तो ज्वाइन करोगे तो उसमें दो एंगल बनेंगे, वन इज स्मॉलर एंगल, ये वाला लार्जर एंगल। तो स्मॉलर एंगल जो होगा उसी को बोला जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये समझना है कि नहीं तो बच्चे को ये डाउट होता है, ऑलवेज डाउट होता है कि भाई एंगल कौन सा एंगल, ठीक है। आगे जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आगे फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो उस थीटा के पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर रखना होता है, पर वो बच्चे को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है कि आपको एंगल आना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंगल बिटवीन टू वेक्टर से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।